हेलो एवरीबॉडी, आप सबका फिर से स्वागत है सिंपली शाला में। मैं आपका अपना कौशल सर फिर से हाजिर हो गया हूँ वेक्टर का सेकंड लेक्चर लेके। आई होप कि लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो उसी कंटिन्यूएशन में फिर से हम आज बात करेंगे वेक्टर पे। तो आज की चर्चा वेक्टर पे रहेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ बातचीत कर ली थी। आइए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। सो बेसिकली यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जो इसका यूटिलाइजेशन है वो डायरेक्शन के लिए है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो हम यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन पर्पज से यूज़ करते हैं। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है मेरे पास में आई कैप, और जे कैप वाई में है और जेड में है मेरे पास में के कैप। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप ये मेरे पास में यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, जिनका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो बेसिकली एक्स वाई जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। ठीक है, अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको याद होना चाहिए कि कोई भी दो वेक्टर ज़रूरी नहीं है कि इक्वल वेक्टर हों। ठीक है ना, हो सकता है कि उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हों। तो कोई भी दो यूनिट वेक्टर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर है सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड 1 देख के, है ना। क्योंकि हमने देखा था कि इक्वल वेक्टर की कंडीशन ये भी है कि वहाँ पे वो डायरेक्शन भी उनकी सेम होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नल वेक्टर की चर्चा कर लेते हैं। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और उसकी डायरेक्शन एक आर्बिट्रेरी, कहीं पे भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं उसकी, किसी भी दिशा में उसकी डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी। ठीक है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0 होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, 0 के ऊपर हम क्या लगा दें? एरो लगा दें। तो ठीक है, एंड द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट जो है जीरो वेक्टर का वो कोइंसाइड करता है। ठीक है, उसकी लेंथ ही नहीं है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट उसका एक ही पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है कि जो स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के काम आता है। किसी भी पॉइंट को स्पेस में लोकेट करने के काम आता है, वो मेरा पोजीशन वेक्टर होता है। जैसे कि ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस है और ये मान लो मेरा कोई पी पॉइंट है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा कोई पी पॉइंट है। सो पी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें एक पोजीशन वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये मेरा ओरिजिन है इस फ्रेम का, तो ये अगर ये यहाँ पे 0 है तो ये पी पॉइंट है, तो ये जो आर वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर को डिनोट करेगा। ठीक है, आर जो है मेरा पोजीशन वेक्टर को डिनोट करेगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा कि एक वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर इन अ स्पेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो ये जो आपकी एरो की लेंथ है वो बता देगा और डायरेक्शन भी इसका जो हेड है वो बता रहा है। तो सिंपली समझो पोजीशन वेक्टर क्या है कि स्पेस के अंदर कोई भी आपको पॉइंट लोकेट करना है तो आप कैसे बताओगे? एक उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, मतलब कि आपके पास में एक ओरिजिन होना चाहिए, वहां से कितना वो दूर है ना, उसके लिए आपको एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब पोजीशन वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम इसी के बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करने वाले हैं, दैट व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास में स्पेस में एक P1 पॉइंट था और एक P2 पॉइंट है। तो ओरिजिन से P1 पॉइंट यहाँ पे है और कोई पार्टिकल है, मतलब ओरिजिन से मान लो कि P1 चला गया और वो P1 से फिर शिफ्ट हो गया P2 पे। पहले वो गया P1 की तरफ और फिर वो गया P2 की तरफ। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि इस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना होता है कि जो दो पोजीशन वेक्टर हैं आपके, जैसे कि ये मान लो O पॉइंट है आपका OP जो कि R1 है और OP2 ये जो कि R2 है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आपका
इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। मतलब कि d इज इक्वल टू सिंपली r2 माइनस r1। जैसे कि यहाँ p1 क्या है, अगर मैं p1 वेक्टर को लिखना चाहूँ एक्स वाई जेड विद द डायरेक्शन के साथ में, तो मैं लिख सकता हूँ ना x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी प्रकार से p2 मेरा क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो अब मेरे पास में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस में z2 माइनस z1 k कैप। ये मेरे पास में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। अगर मेरे पास में पोजीशन वेक्टर है, सिंपली देखो यार क्या कर रहे हो आप कुछ नहीं कर रहे, आप डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो बट डायरेक्शंस के साथ में, बट डायरेक्शन के साथ में, है ना। क्लियर है मेरी बात? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझिएगा कि ये मेरे पास में एक कोई पी वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये पी पॉइंट पे ये मेरा कोई आर वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो मुझे इस आर वेक्टर को स्प्लिट करना है एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो यहां पे अगर मैं देखो सिंपली समझना एक चीज कि मुझे ये नहीं पता कि यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ है इसकी, बट क्या मैं ये वाली लेंथ पता कर सकता हूं? अगर ये मेरा थीटा है तो ये मेरी आर थीटा होगी और ये मेरी क्या होगी, आर कोस थीटा होगी। तो आर का वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट हो गया, आर साइन थीटा, और एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट हो गया, आर कोस थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हो भाई। यहां पे हमें पता है कि क्या होता है आपका कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कितना है, दिस इज द डिस्टेंस ओ एम, और हाइपोटेन्यूज कितना है, आर। तो ओ एम कितना आ गया, आर कॉस थीटा, जो कि हमने पैरेलल कंपोनेंट निकाल दिया। ठीक है, और यू कैन से कि एक्स की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकाल दिया। ठीक है, एंड आपके पास में सिमिलरली ये क्या जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। तो मेरे पास जो ये वाली है ओपी, अब देखिएगा इसको हम ऐसे क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, देखिएगा कि पार्टिकल, मान लो पार्टिकल पहले ओ से गया एम और फिर एम से गया पी। अब ओ से पी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो। क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मेरा आर है ना। कैसे निकालोगे, ये है और ये है, तो इसका मतलब एम पी माइनस ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, एम पी माइनस ओ एम इज इक्वल टू आर वैक्टर। तो सिंपली आर वैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास में, और ओ पी क्या आ जाएगा, ओ एम प्लस एम पी। ओ पी क्या है, आर है, ओ एम प्लस एम पी। ओ एम जो है वो एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप लगा देंगे, और एम पी जो है वो वाई डायरेक्शन में जी कैप लगा देंगे। और सिंपली हम आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, आर एक्स में कितना कंपोनेंट है उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए आई कैप लगा देंगे हम, और वाई में कितना कंपोनेंट है उसके डायरेक्शन के लिए जेड लगा देंगे। तो मेरा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स में कितना कंपोनेंट है, आर कॉस थीटा, सो दिस इज आर कॉस थीटा आई कैप, और वाई में कितना है, आर साइन थीटा, सो दिस इज आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो ये है मेरी रिजल्ट फॉर्म। तो इस तरीके से हम वेक्टर का क्या करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं। देखिए वेक्टर है, अगर ये मान लीजिए मेरे पास में एक वेक्टर है आर, तो इसका ये कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कितना होगा, आर साइन थीटा।
याद रखने के लिए आप याद रखिए, एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। तो जिस साइड में कोण बनाता है उसमें कॉस थीटा और दूसरी साइड में साइन थीटा, ये याद करने का आपका तरीका हो गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार कि जो मेरे पास में वेक्टर का रेजोल्यूशन है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे करते हैं। ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं वैसे। तो हम यहाँ से आपका ये क्या हो गया, आर साइन थीटा क्या हो गया आपका, आर का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, और आर कॉस थीटा क्या हो गया आपका, आर एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है। और इस प्रकार से हम यहाँ पे आर को लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर क्या हो गया आपका, आर है आपका आर एक्स प्लस आर वाई। ठीक है, और डायरेक्शन के साथ में लिखें तो हम आई और जे कैप का यूज़ कर सकते हैं। आर एक्स क्या है हमें पता है, और आर वाई हमें पता है क्या है। ठीक है, ओके। नाउ मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालें हम उस वेक्टर का। ठीक है ना, हमने आर के कंपोनेंट तो कर दिए, आर के हमने कंपोनेंट तो कर दिए, ये मेरा एक्स कंपोनेंट हो गया और ये मेरा वाई कंपोनेंट हो गया। बट आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या हम कह सकते हैं कि आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, और वाई आर वाई क्या है, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। अब ये याद रखना कि वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो टेन थीटा से पता लगती है आपकी। ये जो थीटा है ना, इसका टेन कंपोनेंट आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देगा। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स। सिंपल, ओके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम एक आपका जो एक वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने पीछे हमने बात कर ली कि जब दो वेक्टर होते हैं आपके तब आप कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बट स्पेस में अगर तीन डायमेंशन के साथ में 3D में अगर पार्टिकल है तो आप कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे आप स्पेस में देख रहे हैं कि हमारे पास में एक पॉइंट लोकेट कर दिया हमने, दिस इज द पॉइंट लोकेशन। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, आर एक्स डायरेक्शन में आर एक्स है, वाई में आर वाई और आर जेड में आर जेड है। तो हम इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं और ये इसका बेसिकली रिजल्टेंट हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर समझने की कोशिश करो तो बेशक से आप समझ सकते हो। जैसे कि पहले आपने यहाँ पे आर एक्स डायरेक्शन में क्या ले लिया अपने कंपोनेंट आर एक्स, 1 सेकेंड, हाँ, ये क्या हो गया आपके पास में आर एक्स हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास में आर जेड हो गया। इसका रिजल्टेंट क्या आ गया आपके पास में, ये इसका रिजल्टेंट आ गया है। ठीक है, अब ये मेरा क्या है आर वेक्टर है और ये क्या है मेरा वाई डायरेक्शन का है और ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इस और इसका रिजल्टेंट जो कि ये आएगा। तो सिंपली बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 3D स्पेस में अगर आपके पास में पॉइंट्स हैं तो आप इस प्रकार से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लेमीज थ्योरम की कि लेमीज थ्योरम क्या है आपकी। ठीक है, देखो बड़ी सिंपल सी थ्योरम है ये। जैसे कि मान लो तीन वेक्टर हैं आपके पास में, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ए और सी के बीच में बीटा एंगल है, ए और बी के बीच में गामा एंगल है और बी और सी के बीच में अल्फा एंगल है। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ये जो है आपका बेसिकली मैग्नीट्यूड ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन बीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी डिवाइड बाई साइन गामा। आपके ये जो रेशियोज हैं, मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई एंगल के जो रेशियो हैं वो आपके सेम होंगे तीनों केसेस में। ये लेमीज थ्योरम है आपकी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। ये तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है। ठीक है, तो देखिएगा कि ये कोई एक पॉइंट है स्पेस के अंदर और मैंने एक पोजीशन वेक्टर खींच दिया ओरिजिन से। ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा क्या हो गए, पोजीशन स्पेस में पोजीशन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए विद द एक्स वाई जेड एक्सिस। इनके कॉस एंगल को कोसाइंस बोलते हैं। जैसे कि कोसाइंस क्या हो गए आपके, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए। ठीक है, यहां पे कॉस अल्फा निकाल सकते हो आप, डेफिनेट निकाल सकते हैं, है ना, डेफिनेटली हम
यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये ट्रायंगल लेके हम क्या मैं कोस अल्फा निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा आपके पास में कोस अल्फा? ए का एक्स कॉम्पोनेंट अपॉन ए, कॉस बीटा क्या हो जाएगा? ए वाई अपॉन ए, और सिमिलरली कॉस गामा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और डायरेक्शन कोसाइंस में ये आप याद रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होता है। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की, जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आप वेक्टर को ऐड करते हो, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हो। इनके कुछ तरीके होते हैं जिनको हम वेक्टर अलजेब्रा के अंडर पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक इस तरफ से 10 न्यूटन लग रहा है और एक ऊपर की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप जनरली ऐसे नहीं बोल सकते कि सर 10 + 10 20 लग रहा है, नहीं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके जो नेट इफेक्ट जो होगा फोर्स का वो वेक्टर अलजेब्रा से निकालेंगे। ठीक है, चलिए आके देखते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा से हम कैसे सीखते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे सीखना है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के 3 तरीके, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ और एक पॉलीगन लॉ। 3 तरीके हैं मेरे पास में। तो वेक्टर एडिशन में मुझे पढ़ना है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ट्रायंगुलर लॉ के बारे में। द ट्रायंगल लॉ क्या है? देखो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, बड़ी सिंपल सी बात है। ट्रायंगल लॉ के अंदर मान लो यहाँ पे इस एनिमेशन को एक बार दोबारा से ध्यान से देखना। मेरे पास में स्पेस में कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर बी कहीं पड़ा है, वेक्टर ए पड़ा है, और वेक्टर को ए को मैं पैरेलली शिफ्ट करके मैंने वेक्टर बी के टेल से मिला दिया। मैंने क्या किया, पहले मेरे पास में यहाँ पे था ए वेक्टर और मैं इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना, पैरेलल में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो एक ये मेरा एक वेक्टर ए था और ये मेरा एक वेक्टर ये वेक्टर बी था और ये मेरा वेक्टर ए था। मुझे इन वेक्टर का ट्रायंगुलर लॉ से एडिशन करना है और यू कैन से कि मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो ट्रायंगल लॉ में आपको क्या करना है, आपको 2 वेक्टर को हेड टू टेल मिलाना है। क्या करना है? हेड टू टेल मिलाना है। तो ये ए वेक्टर की कहीं स्पेस में यहाँ पे था, मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया, बिल्कुल ले आया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस वेक्टर की हेड इस वेक्टर के टेल से मिला दिया और अब इनको हेड टू टेल ज्वाइन कर दो। अब इनको हेड टू टेल ज्वाइन कर दो। ये आपके पास में क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया आपका? रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि मैग्नीट्यूड वाइज क्वांटिटेटिवली हम कैसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, आपको एक वेक्टर का टेल और एक वेक्टर का हेड मिलाना है और रिजल्टेंट वेक्टर का उनका हेड टू टेल ज्वाइन करवा देना है और वो आपका पास में क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम लॉ जो होता है ना, वो कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ कोई डिफरेंट चीज़ है, बस ट्रायंगुलर लॉ को थोड़ा सा एक दूसरी फॉर्म दे दिया। हम पैरेललोग्राम में भी कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ ही यूज़ कर रहे होते हैं। देखो चलो हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ के अंदर क्या था कि 2 वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड थे, सॉरी हेड टू टेल कनेक्टेड थे। यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्टेड है। हम यहाँ पे भी ट्रायंगल लॉ लगा के डेफिनेटली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, बट है ना कुछ प्रॉब्लम में, बट वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए पैरेललोग्राम वहाँ पे काम आता है। अब यहाँ पे 2 वेक्टर हैं आपके पास में, एक वेक्टर ए बी है और एक वेक्टर बी सी है, ठीक है ना, और ये टेल टू टेल कनेक्टेड है। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। क्या करेंगे? तो एक तो आप लाइन खींच दो जस्ट इसके पैरेलल, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, और इसके एक पैरेलल वेक्टर खींच दो, खींच दिया, और ये दोनों जहां मिलते हैं वहां से एक लाइन ज्वाइन कर दो आप। ये इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, एक तो दोनों वेक्टर का पैरेलल करके पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करना है, और ये जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का ये आपको क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। तो ये मेरा क्या है? रिजल्टेंट, विच इज बेसिकली ए बी प्लस बी सी। तो रिजल्टेंट क्या है? ट्रायंगुलर लॉ से हम देख सकते हैं क्या, ये ए बी प्लस बी सी। ठीक है, चलिए
सो आई होप आपको पैरेललोग्राम भी समझ में आया होगा। देखिए हम इस इन जो भी कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो डेफिनेटली हम वहाँ पे करने वाले हैं टॉपिक ख़त्म होने के बाद में। अब हम बात करते हैं पॉलीगन लॉ। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगुलर लॉ की बात की, फिर हमने पैरेललोग्राम की बात की, अब हम पॉलीगन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में मान लीजिए, देखिए पॉलीगन लॉ क्या कहता है। पॉलीगन लॉ में कुछ नहीं है, आपके पास में अगर एक पॉलीगन है और उसकी हर एक साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर में उनका जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। साइक्लिक ऑर्डर में उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, बशर्ते हर एक साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। इसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ भी है जो कि अब हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बार देखो, जैसे कि मान लो कि आपके पास में ये ए बी वैक्टर है, ये आपके पास में ये ए बी वैक्टर, ये बी सी वैक्टर, ये सी डी, डी ई और ई ए। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि इन सब इस साइक्लिक ऑर्डर में दिख रहा है आपको, एंड एंटी क्लॉकवाइज है, इन सब साइड्स को अगर आप सम कर दोगे तो क्या पाओगे, 0 के इक्वल। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो माइनस ई ए, और माइनस वेक्टर के अंदर क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। यस और नो। तो हम यहाँ पे जो कि तो लिख के, और ई ए को हम क्या लिख सकते हैं, अगर पॉजिटिव में लिखना है तो ए ई। ठीक है, अब देखो प्रूव कैसे करेंगे इसको, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो क्या करना है, आप है ना ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का रिजल्टेंट ले लो। ए बी और बी सी का रिजल्टेंट क्या आएगा, ए सी, ये रिजल्टेंट आया। अब क्या करो, ए सी और सी डी का रिजल्टेंट ले लो। तो ए सी याद रखो क्या था, याद रखा, ए सी याद रखा, क्या आया, ए बी प्लस ए सी था। अब मैंने ये ए सी से सी डी का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए डी। तो ए डी क्या आ गया, ए सी प्लस सी डी, ए डी क्या आ गया, ए सी प्लस सी डी। सिमिलरली आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। तो आपके पास में अब दूसरा क्या आ जाएगा, ए डी और डी ई क्या आएगा, ई ए के इक्वल। तो ए ई क्या आ जाएगा आपका, ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू ए ई। तो ए ई बराबर क्या आएगा, ए डी की वैल्यू रखो, डी ई की वैल्यू रखो, सारी वैल्यू रखो, तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। तो यहाँ से ये सिंपली प्रूव भी हो जाता है। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि हर एक साइड अगर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं तो साइक्लिक ऑर्डर में उनका जो सम होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये आगे चल के इसकी हम देखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंस है इसकी। अब हम देखेंगे कि कैसे हम, जैसे कि वेक्टर आपका ट्रायंगुलर एडिशन था या फिर पैरेललोग्राम था, उसमें रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वो अपने को अभी क्वांटिटेटिवली देखना है। बड़ी सिंपल सी बात है, करना क्या है आपको, हमें निकालना है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड। पीछे हमने तरीका देख लिया, अब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ट्रायंगुलर लॉ आपने किया ही था, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, वही करना है। अब देखो इस एनिमेशन को एक बार दोबारा देखो। मेरे पास में स्पेस में कोई वेक्टर है, एक वेक्टर है मेरे पास में Q, और एक मेरे पास वेक्टर है P। एक मेरे पास में था वेक्टर क्या, P, और एक था Q। इनका रिजल्टेंट निकालना था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये था P, सॉरी ये Q और ये क्या था P, बट ये टेल टू टेल कनेक्टेड थे। ट्रायंगुलर लॉ में हेड टू टेल करना पड़ता है, तो हमने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया। यस और नो, Q को उठा के यहां रख दिया, Q को उठा के, 1 सेकेंड, हाँ जी, तो यह देखना Q को उठा के हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया और P वेक्टर के हेड से Q वेक्टर की टेल मिला दी, Q वेक्टर की टेल मिला दी। एंगल तो सेम ही रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो अब क्या हुआ, P वेक्टर का हेड और Q वेक्टर का टेल मिल गया। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग देयर टेल टू हेड क्या दे देगा, रिजल्टेंट। और ये जो एंगल होगा ये मान लो हम अल्फा ले लेते हैं, ये हम क्या मान लेते हैं, अल्फा एंगल मान लेते हैं। ये रिजल्टेंट आ गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस वेक्टर को निकालना है। अब हम करें तो करें क्या, है ना, अब हम करें तो करें क्या। अब मुझे नहीं तो ये लेंथ पता है, मुझे ये लेंथ नहीं पता है, बट मुझे रेजोल्यूशन आता है।
तो क्यू वेक्टर का परपेंडिकुलर ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, ये आपका क्यू साइन थीटा, और ये क्या जाएगा, क्यू कॉस थीटा। अब मेरे पास में एक ट्रायंगल आ गया, क्या, ट्रायंगल ए, इसको कुछ भी नाम दे दो, पी दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, या क्यू दे दो, ई दे दो, चलो ई दे दो, ए, ई और डी, ये ट्रायंगल बन गया मेरे पास में। इस ट्रायंगल की ये साइड निकालनी है। क्या ये साइड मुझे पता है, डेफिनेटली पता है, कितनी, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और क्या ये साइड पता है मुझे, यस पता है, कितनी, क्यू साइन थीटा। तो क्या हम आर नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली हम आर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या किया, हेड टू टेल ज्वाइन किया और उनका रिजल्टेंट जो है वो कंबाइंडली टेल टू हेड ज्वाइन किया। ये हमने यहाँ पे लिख दिया क्यू साइन थीटा और ये क्यू कॉस थीटा हो गया। और अभी हम यहाँ से, मेरे पास में कंप्लीट ट्रायंगल आ गया और इस ट्रायंगल का हम यहाँ से आराम से क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लाइन थोड़ी गलत है, इसको भूल जाओ। तो आर क्या आएगा आपका, आर क्या आएगा आपके पास में, टोटल आर वेक्टर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया आपका, ये कितना है, ये पी प्लस क्यू कॉस थीटा, कौन से डायरेक्शन में, एक्स में है, तो आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में क्या है, क्यू साइन थीटा जे कैप। कैसे निकालोगे इसको, अभी तो हमने किया था कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2pq और कॉस थीटा। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका एक क्यू कॉस स्क्वायर थीटा और क्यू साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा, क्यू कॉमन आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो क्यू स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि हम दो वेक्टर का ट्रायंगल लॉ से कैसे आपका रिजल्टेंट आएगा, क्या फॉर्मूला बना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस कॉस थीटा। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा, theta is the what is the theta now, theta is the this angle, not this angle। ठीक है ना, ये एंगल हम आगे निकालेंगे, निकालने के कुछ नहीं है, ट्रायंगल है, आपको पता है क्या करना है, tan अल्फा आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि रिजल्टेंट जो आया, और यू कैन से कि जो मैग्नीट्यूड आया रिजल्टेंट का, इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो डिपेंड करेगा टोटली कॉस थीटा के ऊपर। तो थीटा के बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा है, तो कॉस 0 पे हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना। तो थीटा जब होगा 0, मतलब दोनों वेक्टर जब होंगे पैरेलल, तो उनके बीच में एंगल कितना, 0, तो उस टाइम पे कॉस थीटा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या आई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq अंडर रूट कॉस थीटा 1 हो गया। ये कब की वैल्यू है, जब आप, कब आएगा ये, जब P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड को आप ऐड कर देते हो। ठीक है, मिनिमम कब होगा, जब वो क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180। जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तो मेरे पास में ये रिजल्टेंट निकल के आएगा, जो कि इसका मिनिमम रिजल्टेंट है। और ये कब आएगा, जब सेपरेटली P का मैग्नीट्यूड कर लो और Q का कर लो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये क्वांटिटी आएगी। तो मैं इस बात से ये कह सकता हूं कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है कहीं इन दो बातों के बीच में ही रहेगा, दैट मिनिमम उसका होगा मैग्नीट्यूड P माइनस मैग्नीट्यूड Q और मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड P प्लस मैग्नीट्यूड Q। तो P प्लस Q का जो रिजल्टेंट होगा वो PQ के सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से कम से कम उतना, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके एडिशन के इक्वल होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स बाय द ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, नाउ ये बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने बताया था कि डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। आप इस ट्रायंगल का क्या निकाल दो, आप इस ट्रायंगल का tan निकाल दो, tan एंगल निकाल दो, तो इसका tan अल्फा क्या हो जाएगा, दिस इज द दैट इज परपेंडिकुलर, और ये इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, दैट इज P प्लस Q cos थीटा। ठीक है, सो दिस इज हाउ you can calculate the tan alpha, or you can say direction of the vector। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमने देख लिया कि हम कैसे क्वांटिटेटिवली
हम ट्रायंगुलर लॉ से ये निकाल सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि मेरे पास में पीछे हमने जो किया वो हमने दो वेक्टर को ले किया, टू एक्सिस को लेके किया, ठीक है। यहाँ पे आपने आई और जे को लेके किया। अगर यहाँ पे हम आई जे और के तीनों डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको। मान लो आपके पास में ए बी सी पॉइंट है, तीन पोजीशन वेक्टर हैं आपके पास में, ठीक है ना। उसका रिजल्टेंट क्या होगा आपका, सिंपली ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ए डायरेक्शन का ये, बी का ये, सी का ये, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तीनों को आपको ऐड करना है। आप यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाला जाएगा। तो यहाँ से आपका बेसिकली टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि वेक्टर एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि मैथमेटिक्स में ज़्यादा बोधर करने की आवश्यकता होती नहीं है वेक्टर एडिशन में, थोड़ा फिजिक्स में हमें चीज़ों को देखना पड़ता है कि कैसे हमें ऐड करना है, कैसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है, किन को हम ऐड कर सकते हैं या किन को हम नहीं कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। चलिए फिर गाइस, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा लेक्चर में। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सिंपली शाला के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप वहाँ से हमसे क्वेरी पूछ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थर्ड लेक्चर का कीजिएगा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।